कहाँ से? यहाँ से करना ना वो डायग्राम बनाना। पहले अरे यहाँ से करते हैं। उसमें शेप सेलेक्ट कर सकते हो, उसमें फिर से क्लिक करके आप शेप चेंज करने के लिए आ सकते, इसमें दबा दो शेप चेंज कर लो। क्यों ये इरेज क्यों नहीं हो रहा? इरेज नहीं होता, फिर इसको कंटिन्यू। हाँ देखिए, इकाई लोचदार मांग किसे कहते हैं? ये अपना एक डायग्राम बनाएंगे। पहले एल शेप में लाइन खींचते हैं। अरे ये क्यों नहीं हो रहा? वर्टिकल लाइन खींचना है। खाली स्पेस कर दीजिए। ये अपना एल शेप में लाइन खींचा, ये बन गया अपना क्या, शिट, ये अपना है ओ, ये है वाई और ये है एक्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मान लो अपनी मूल्य ये था P1, तो Q1 ये अपना मूल्य हो गया। फिर उसके बाद प्राइस अपन ने बढ़ा दी, प्राइस अपन ने बढ़ा दी। एक मिनट, गलत हो गया। मान लीजिए हमारी प्राइस पहले थी इतनी, कम थी, तो हमारी क्वांटिटी ज़्यादा रही, मतलब इतनी रही P1 और ये Q1 हो गया। अब हमने प्राइस बढ़ा दी। जब प्राइस बढ़ा देंगे तो क्या होगा, मात्रा घटेगी कि बढ़ेगी? कम होगी। कम होगी। तो ये Q1 Q2 हो गया, ये P2 हो गया। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ, जिस मात्रा में प्राइस बढ़ती उसी मात्रा में क्वांटिटी बढ़ती है, या घटती या बढ़ती है। मतलब ये हुआ, इकाई लोच का मतलब वस्तु के मूल्य में जितना परिवर्तन होता है उतना ही परिवर्तन वस्तु की मांग में होता है, मतलब एक से अनुपात में होता है। ठीक है, ये मतलब ये और ये दोनों सेम रहता है, मतलब थोड़ा यहाँ पर कम बढ़ हो सकता है, लेकिन जब ये दोनों सेम हो तो इसको बोलते हैं इकाई लोच। मतलब इसका डिमांड कर्व ऐसे बनता है DD। ठीक है, लिखिए, वस्तु के मूल्य में जितना परिवर्तन होता है उसी अनुपात में वस्तु की मांग में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, यहाँ पर E बराबर 1 होता है, ये बात ध्यान रखना है। E बराबर 1, ये 1 है। अब नीचे पॉइंट डाल के लिखें। ये डायग्राम चाहो तो बना लेना, ठीक है, इम्पोर्टेंट भी है अपने लिए। डायग्राम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये जितने पांचों डायग्राम अपन को समझ में आना चाहिए किस प्रकार का बनाया गया है। अगला पॉइंट डाल के लिखें इसी का। इकाई लोच में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मतलब आयताकार शेप होता है। आयताकार शेप का मतलब हिंदी में क्या बोले इसको? आयताकार शेप मतलब आकार। आकार, आयताकार आकार होता है।
इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो रहता है वो इकाई यूनिट इलास्टिसिटी में रहता है। ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि आयताकार परिवलय, परिवलय भी बोल सकते हैं उसको हिंदी में, परिवलय। हाइपरबोला मतलब परिवलय। आयताकार परिवलय किस में होता है, कौन सी मांग लोच में होता है? तो इकाई मांग लोच में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब जिसकी चारों भुजाएं एक सी हों, मतलब लंबाई और चौड़ाई सब एक सी रहती है, उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहता है बोलते हैं। उस मांग की लोच एक के बराबर रहती है। ठीक है, अब देखिए अभी तक अपन ने कौन कौन से पढ़ लिए। E = 0, इसका मतलब क्या होता है? E = 0 का मतलब बेरोजगार मांग, और इसका मतलब कम रोजगार, और इसका मतलब इकाई लोचदार मांग। ठीक है, अभी ये 3 पॉइंट हो चुके हैं। अब आते हैं अपन एक से अधिक लोचदार मांग। लिखिए, एक से अधिक लोचदार मांग। देखो अच्छे समझना, फिर आपको मीनिंग बतानी है। मान लो ये अपना P है और ये अपना Q है, P1 और Q1, ये कॉमन रहेगा। ठीक है, अब हमने प्राइस बढ़ा दी, प्राइस बढ़ा दी, P2 हो गया। प्राइस बढ़ा देंगे तो मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, घट जाएगी? घट जाएगी, मतलब इधर की बजाय इधर आ जाएगी। तो ये Q2 हो गया। अब इनका डिफरेंस देखो, यहाँ पर इतना डिफरेंस आ रहा और यहाँ पर ये डिफरेंस आ रहा। अब इसको आप बताइए कैसे परिभाषित करेंगे, महिमा मैडम? कीमत में वृद्धि होने पर मांग में कमी हो जाती है, जिसके ना वो तो होते ही है, लेकिन लोच क्या बताता है? कितनी कमी और कितनी वृद्धि हुई है? एक इकाई से अधिक होने नहीं, में वृद्धि हो जाती है। ज्योति मैडम, मतलब वस्तु का थोड़ा सा मूल्य बढ़ा। देखो यहाँ थोड़ा सा मूल्य बढ़ रहा है ये, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी में देखो कितना सारा अंतर आ गया मांग में। ये देखो आ गया ना, तो इसको बोलते हैं। इकाई से अधिक हो गई ना वृद्धि। हाँ ठीक है, मांग में इकाई से अधिक वृद्धि होगी। हाँ, लिखिए, वस्तु के मूल्य में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर, वस्तु के मूल्य में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। देखो मांग मतलब क्वांटिटी, ये देखो मांग में इतना सारा परिवर्तन हो गया, तो इसको बोलते हैं अपन क्या? इकाई से अधिक लोचदार मांग। मतलब इसको E > 1, इकाई से अधिक मतलब एक से अधिक है। E मतलब लोच, इलास्टिसिटी, किससे अधिक है? एक से अधिक है, तो लिख लो E > 1।
समझ में आया? तो अपने कितने प्रकार हो गए? पहला था पूर्णतः बेलोचदार, दूसरा था इकाई से कम लोचदार, तीसरा था इकाई लोचदार और चौथा था इकाई से अधिक लोचदार। अब पांचवा वाला आते हैं। अभी आप लोग अच्छे से रिवाइज करते जाइएगा, हम पूछेंगे, ठीक है? अब आता है पूर्णतया लोचदार मांग। लिखिए पूर्णतया लोचदार मांग। ज्योति मैडम इसको परिभाषित करें आप। जब वस्तु के मूल्य में बिल्कुल भी परिवर्तन ना किया जाए परंतु उसकी मांग में परिवर्तन होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, देखो ये प्राइस है, प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन क्वांटिटी पहले इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, मतलब ये बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, लिखिए वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन ना होने पर उसकी मांग में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। तो उसे पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं। पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं। अब इसको डिनोट किया जाएगा ई बराबर, जब भी पूर्णतया वर्ड आ जाए, देखो अपन ने पूर्ण प्रतियोगिता भी पढ़ी हुई थी, तो उसमें इन्फिनिट होता है, तो ई बराबर इन्फिनिट का साइन है, अनंत होता है, ई बराबर इन्फिनिट। अब इसका एक पॉइंट और लिख लें, यहाँ पर डी डी मतलब ये डिमांड कर्व है, यहाँ पर डी डी मतलब डिमांड मांग वक्र क्षैतिज होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल होता है, ये हॉरिजॉन्टल रहता है। तो इस प्रकार से अपन ने सारे डिमांड कर्व कर लिए, सॉरी लोचता वाले कर लिए। अब इसको एक डायग्राम में हम आपको समझाने का और प्रयास कर रहे हैं। ये अपना डायग्राम बन गया। OYX, ठीक है। अब सबसे पहले अपना कौन सा था? पूर्णतया बेलोचदार। पूर्णतया बेलोचदार में, पूर्णतया बेलोचदार मांग में मांग वक्र कैसा रहता है? ऐसा रहता है, डी डी, ठीक है। फिर दूसरा कौन सा था? इकाई से कम। इकाई, पहले अपन इसको देखो, ये डी डी कर्व हो गया। अब इकाई वाला कैसा बनता? जस्ट ऐसे रहता है इकाई वाला। इकाई वाला मतलब तीसरे नंबर वाला, है ना? बिल्कुल, ये जो वक्र दिख रहा है ना, वो इकाई से वाला है। तो ये डिमांड कर्व हो गया। ये कौन सा वाला हो गया? ई बराबर 1। और ये यहाँ पर जो रहता है, ये वाला कौन सा है? क्षैतिज जो वर्टिकल लाइन जाती है, वो बेलोचदार की है। बेलोचदार में ई बराबर 0 रहता। कैसा रहता? 0 रहता, ठीक है। अब इकाई से कम वाला इधर आएगा,
कम वाला इधर आएगा, तो यहाँ पर E लेस देन 1। अब इकाई से अधिक वाला कहाँ आएगा? इधर आएगा, E ग्रेटर देन 1। और वो कौन सा, एक और कौन सा बचा? पूर्णतः लूजदार में डिमांड कर्व ऐसा रहता है, तो यहाँ पर E बराबर इन्फिनिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक डायग्राम में हमने पांचों चीज बता दी। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आई होप सो। इसमें यही पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आयताकार परिवलय कौन सी लोच में रहता है। तो कौन सी लोच में रहता है? इकाई लोच में। E बराबर 0 किस में रहता है? हाँ, और लंबवत मतलब वर्टिकल डिमांड कर्व किस में रहता है? और हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज डिमांड कर्व किस में रहता है? तो इस प्रकार से ये अपना क्या हुआ, लोच पढ़ रहे हैं अपन, मांग की लोच। उसमें पहली विधि कौन सी थी? प्रतिशत विधि। कौन सी थी? प्रतिशत विधि। प्रतिशत विधि में 5 प्रकार से क्या निकाला गया था? लोच फाइंड आउट करना। मतलब ये 5 कौन कौन से, ये जो अपन ने पढ़ लिए, ये अपनी कौन सी विधि होगी? पहली विधि हो गई। ठीक है, दूसरी विधि का नाम क्या था? दूसरी व्यय विधि। कौन सी विधि? व्यय विधि। ठीक है, इसको केवल अपन थोड़ा समझ लें बस, तो लिखिए। अब आगे लिखें व्यय विधि। एक ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पढ़ लें तो आ जाता है, एकदम इजी भी है समझ में। लिखिए व्यय विधि या आउटले विधि। आउटले, OUTLAY, आउटले विधि। लोचता ज्ञात करने की ये कुल व्यय विधि बोले या फिर आउटले। इसके पूर्व अपन ने कौन सी विधि पढ़ी थी? प्रतिशत विधि पढ़ी थी। अब दूसरी विधि पढ़ रहे हैं, कौन सी पढ़ रहे हैं? कुल व्यय विधि। ये ध्यान रखना, ये सारी चीज़ अपन भूल जाएंगे, केवल ये 5 चीज़ें तो ध्यान में रहेंगी क्योंकि ये महत्वपूर्ण चीज़ है ना। हो सकता है ध्यान में नहीं, लेकिन एक बार अपन पढ़ लेंगे तो दिमाग में सेट हो जाए कम से कम। लिखिए इस विधि का प्रतिपादन मार्शल ने किया। अंडरलाइन कर लो, ये पूछा जाता है। व्यय विधि का प्रतिपादन मार्शल ने किया था। फिर लिखें अर्थ इसका, जब उपभोक्ता के खर्च के अनुसार वस्तु की मांग की लोचता ज्ञात की जाती है, तो उसे व्यय विधि के द्वारा मांग लोच कहते हैं। समझने की कोशिश करिएगा। अभी अपन ने इसके पहले कौन सी विधि की हुई थी? प्रतिशत विधि। ठीक है, प्रतिशत विधि में मांग की लोच मूल्य के आधार पर की जाती है, वस्तु के मूल्य के आधार पर। अब इसमें व्यय विधि में जो मांग की लोच ज्ञात की जाती है वो वस्तु के खर्च के आधार पर होता, मतलब व्यय के आधार पर होता है। ठीक है, तो
खर्च कैसे निकालते? टोटल एक्सपेंस अपन मान लो निकालना है, लिखो कुल व्यय बराबर मूल्य गुणित मात्रा P इंटू Q। फिर लिखें इस विधि में मांग की लोच तीन प्रकार की होती हैं। तीन प्रकार की होती हैं। पहला इकाई लोच, इकाई लोच में ई कितना रहता है मैडम? ईडी। ज्योति मैडम, ईडी कितना रहता है इकाई लोच में? 1 रहता सर। हाँ, तो लिखिए इसमें केवल इतना ही बस लिख लो आप, इकाई लोच ईडी बराबर 1 बस। मतलब इलास्टिसिटी आप डिमांड ई भी बोल सकते हैं, ईडी भी बोल सकते हैं, कोई उससे अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, अब दूसरा लिखें इकाई से कम लोचदार। इकाई से कम में क्या रहता है? ई। एक से सॉरी इकाई से कम में एक से कम होता है, E लेस देन 1। ठीक है, और इकाई से अधिक में E1 होता है, E ग्रेटर देन 1। ध्यान रखना इसमें केवल 3 कंडीशन होती हैं। कौन सी? एक के बराबर, एक से अधिक और एक से कम। ठीक है, इसमें पूर्णतः बेलोजदार और वो था ना अपना, वो कॉन्सेप्ट नहीं रहता है। अब इसको हम कैसे, ईडी बराबर 1 है तो अपन ने वहाँ पढ़ा हुआ था कि जब वस्तु के मूल्य में परिवर्तन और मात्रा में परिवर्तन दोनों का अनुपात समान हो तो उसको बोलते क्या है? इकाई मांग लोच, पहली वाले में। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? हम मूल्य की जगह व्यय करना, व्यय बोलना। जब वस्तु के मूल्य लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं आता अपन को, केवल ये आता है कि व्यय से यदि हम मांग की लोच ज्ञात करते तो कितने प्रकार से ज्ञात करते हैं? 5, 3, 2, 1, तो आएगा आंसर 3। कौन कौन सी? ये अपन को ध्यान में रखना है। इसका परिभाषा कैसे देंगे? जब वस्तु का व्यय, मूल्य की जगह व्यय बोल रहा है, जब वस्तु का व्यय और मात्रा दोनों का अनुपात सेम हो, मतलब जिस अनुपात में व्यय बढ़ा उसी अनुपात में मात्रा घटी, तो इसको हम बोलते हैं क्या? इकाई से इकाई के बराबर। और E लेस देन 1 क्या होता है? जब उसमें क्या था? जब वस्तु के मूल्य में परिवर्तन, जब मतलब वस्तु के व्यय में अधिक परिवर्तन हो और मांग में बहुत कम परिवर्तन हो तो उसको हम बोलते हैं E लेस देन 1। परिभाषा वैसे ही रहेगी, मूल्य की जगह केवल व्यय आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया ये बताएं पहले। महिमा मैडम, आ गया। केवल आपको ये बस ध्यान रखना, ये 3 चीज़ें परिभाषा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये तो हुई अपनी कौन सी विधि? व्यय विधि। अब जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ज्योमेट्रिक गणितीय विधि। तीसरी विधि है गणितीय विधि, ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड, इसका एक फॉर्मूला बस इम्पोर्टेंट है, वो बस ध्यान में रखना अपन को। लेकिन इसका डायग्राम बस थोड़ा हम बता दे रहे हैं बस। ये अपन ने सबसे पहले लाइन खींच ली, OYX।
ठीक है, ये अपना डिमांड कर्व बन गया। डिमांड कर्व जब भी बनता है तो ऊपर से नीचे की ओर जाता है। ठीक है, अब अच्छे समझना, यहाँ पर जो बीच वाला रहता है वो ED बराबर 1 होता है, ये 1 हो गया। ठीक है, उसके ऊपर जो रहेगा एक मिनट, ये जो पोर्शन रहेगा वो अधिक वाला ऊपर जाएगा तो अधिक और नीचे वाला कम। ठीक है, यहाँ पर जो रहेगा वो ED बराबर 0 रहेगा, लास्ट वाला। ठीक है, यहाँ पर कम वाला है, कम में ED बराबर क्या रहता है, ED इक्वल टू लेस देन 1। ऊपर अधिक वाला है तो यहाँ पर ED बराबर मोर देन 1, और ये जो रहता है यहाँ पर ED बराबर इन्फिनिट। ठीक है, ये ज्यामिति विधि है, ज्योमेट्रिक मेथड। केवल आपको ये बस ध्यान रखना है, इसके आधार पर करना है। एग्ज़ाम में केवल मान लो, वैसे तो अभी तक नहीं आया, आता है तो ये डायग्राम आ जाता है और ये ऐसा लिखा रहेगा, केवल डायग्राम बना रहेगा और बताएंगे ये कौन सी विधि है, तो अपन को बताना पड़ेगा ये ज्योमेट्रिक मेथड है। ठीक है, इसमें किस प्रकार से पॉइंट आउट किए गए हैं, बीच में आप 1 ले लेना, उसके नीचे कम वाला लेना, उसके ऊपर वाला ज़्यादा वाला ले लेना और पांचों चीज़ों को यहाँ पर प्लॉटिंग कर देना, मतलब यहाँ पर पुटअप कर देना। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये बनता है, इसका डायग्राम आप लोग बनाना चाहें तो बना लें, बनाना चाहें कि अब बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ED का फॉर्मूला ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि इससे पूछा जाता है कि ज्यामिति विधि में लोच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है L अपॉन U, मतलब L मतलब होता है लोअर और U मतलब होता है अपर। मतलब लोअर अपर क्या हुआ, ये लोअर कहलाएगा, ये अपर कहलाएगा। लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट का डिवाइड कर देते हैं, मतलब ये फॉर्मूला होता, तो ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए और ये डायग्राम भी बना लीजिए। हो गया ज्योति मैडम, समझ में आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अपन ने सबसे शुरुआत में देखा कि जो मांग की लोच होती है वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, अच्छे समझते जाना। पहली होती है मांग की कीमत लोच, दूसरी होती है मांग की आय लोच और तीसरी होती है मांग की त्रियक लोच। फिर अपन ने देखा मांग की जो कीमत लोच होती है उसकी 5 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 5। एक बार रिवाइज करते जाइएगा और कोशिश करिएगा अपने मन ही मन बोलें ताकि वो चीज़ याद हो जाए। पहले है परसेंटेज विधि, दूसरी है व्यय विधि, तीसरी है ज्योमेट्रिक मेथड, चौथी है वक्र विधि आर्क मेथड और 5वीं है रेवेन्यू मेथड। इसमें केवल अपन को पहली 3 विधियां ही ध्यान में रखना है। जो महत्वपूर्ण थी वो पहली वाली विधि थी, दूसरी वाली अपन ने देखा 3 लोच होती हैं और तीसरी ज्योमेट्रिक मेथड में केवल अपन को फॉर्मूला बस ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या होता है? L अपॉन U। ये भूल जाते हैं फॉर्मूला, ध्यान रखना। अपर ऊपर हो जाता, कभी लोअर हो जाता, तो इसको याद कैसे रखें? अल्फ़ाबेट में सबसे पहले L आता तो L को ऊपर लिख लो, नीचे अपर को लिख लो। ठीक है, तो
तो बस बाकी आर्क मेथड और रेवेन्यू मेथड, इससे कोई क्वेश्चन अभी तक तो आज तक नहीं बना हुआ है। 5 विधियां, ये विधि कौन सी लोच की है? क्या बात है राजकुमारी, काफी लेट हो गई आज, एनिवर्सरी मना रही थी क्या? हेलो हमने कहा काफी लेट हो गई। भैया, कॉलेज में साइन करने नहीं दे रहे हैं, अभी 8 बजे घर पहुंचे हैं। 8 बजे? 8 बजे घर पहुंचे, बीना मैडम भी, अभी हम भी नहीं मैडम को छोड़े। देखो आज तुम कार से गए थे तो हम आ गए, लोग साइन करने 8 बजे पहुंचे और अभी मैं सेव होने जा रही हूँ। दीदी क्या नहीं तो ये 8 बजे फिर मतलब इतना लेट क्यों? उनने 5:30 बजे छोड़ा ना, 5:30 बजे छोड़ा तो वहाँ से 2.5 घंटे तो आने में लग जाते हैं। अच्छा, और गोरखपुर, धमापुर सब जगह जाम ही जाम है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी ठीक। भैया। हाँ, अब आगे चलते हैं। तो अपन प्राइस इलास्टिसिटी को 5 मेथड से सॉल्व करके देखा अपन ने, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नीलिमा मैडम बताइए अच्छे से, है ना? थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, बहुत हौच पौच हो जाता है ये भी वो भी, लेकिन ये पांचों कंडीशन को अच्छे से ध्यान में रखना। फिर आगे चलते हैं। हाँ, अब देखो, अपनी पहली तो कीमत लोच थी, दूसरी अपनी आय लोच है। आय लोच से भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है? तो अब हम आय लोच के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है महिमा मैडम? हाँ सर, ठीक। अब आय लोच के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं, क्या कहलाती है आय लोच। हेडिंग डालें, मांग की आय लोच। डैश करके लिखें, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन से। अभी अपन मूल्य के बारे में बात कर रहे थे, अब यहाँ पर आय के बारे में बात करेंगे। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन से वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन होता है, उसे मांग की आय लोच कहते हैं। मांग की आय लोच का फॉर्मूला सबसे पहले बताइए। अपन मांग की जो मूल्य लोच थी उसका फॉर्मूला क्या था अपना? ये था, शायद आपको ध्यान हो, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ये पहले अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है, मांग की कीमत लोच निकालने के लिए। अब अपन कौन सा पढ़ रहे हैं? मांग की आय लोच। आय को डिनोट करते हैं वाई से। किससे? वाई। वाई मतलब होता है इनकम। तो नीलिमा मैडम, इसका फॉर्मूला बताओ क्या होगा? जहाँ पी है वहाँ वाई कर दें, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई। हाँ, और फिर वाई अपॉन क्यू। यस, ये फॉर्मूला बन जाएगा। मांग की आय लोच का प्रतिशत के रूप में फॉर्मूला लिख लें। मांग की आय लोच ब्रैकेट में प्रतिशत में फॉर्मूला लिख लीजिए ये।
अब ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें भी ध्यान रखिएगा 5 कंडीशन होती हैं। कौन कौन सी कंडीशन होती हैं? पहली वही वाली रहेगी, अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल 5 कंडीशन लिख लें आप। पहली वाली कौन सी थी अपनी जो उसमें थी, किसमें, कीमत लोच में थी। पहली वाली क्या थी? पूर्णतया बेलोचदार। पूर्णतया बेलोच, सेम डायग्राम रहेगा, सब कुछ वैसे ही रहेगा, लेकिन पी की जैसे अपन डायग्राम बनाते थे ना, देखिए मान लो पूर्णतया बेलोचदार है तो इसका डायग्राम बना रहे हैं, ये बना लिया ओ वाई और एक्स। अब यहाँ पर इनकम को क्या बोलना, अपन को वाई बोलना है, तो इसको हटा दो, इसको यहाँ पर लिख लो ए, मान लो ए लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ए लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पर अपन पी लिखते तो पी की जगह वाई लिख देंगे, बाकी क्यू तो वैसे ही रहेगा। तो ये अपना पहला वाला बना, वाई और क्यू हो गया। अब आय बढ़ गई, पहला अपना कौन सा था? पूर्णतया, पहली वाली कंडीशन बेलोचदार। इसमें क्या था कि आय के बढ़ने पर, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? हाँ आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं, भेज दें। ध्यान से देखिए, आपको कुछ तो सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ ठीक है भेज देंगे। तो पूर्णतया बेलोचदार में क्या रहता था? आय के बढ़ने या घटने से क्वांटिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब मान लो ये बाय 1 हो गया, सॉरी बाय 2 हो गया, तो क्वांटिटी में कोई प्रभाव नहीं हुआ। मान लो बाय 1 हुआ तो मांग में कोई परिवर्तन, तो ये जो गया यहाँ पर ई बराबर कितना रहता है ज्योति मैडम पूर्णतया बेलोचदार में? 0 रहता है सर। वेरी गुड, ठीक है। सेम वैसे ही फॉर्मूला लेगा, लेकिन यहाँ पर आपका प्राइस हो जाएगा, ओ सॉरी आय हो जा, आय को वाई से डिनोट किया जाता। समझ में आ गई कहानी? तो इसमें ही 5 प्रकार रहते, ठीक है। इकाई से कम, इकाई से अधिक, बेलोचदार, लोचदार। अब नोट डाल के लिखें। सामान्यतः यह देखा गया है कि आय बढ़ने पर अच्छे समझ नाम क्या बोला, आय बढ़ने पर मांग बढ़ेगी कि घटेगी? सोच समझ के बताइएगा। मान लो अभी आपकी 50,000 इनकम है, आपकी इनकम बढ़ेगी है ना। तो सामान्यतः जो आय की लोच रहती है वो धनात्मक रहती है। मतलब यदि हमारी आय बढ़ती है तो हमारी मांग भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, ठीक है। तो क्या लिखा आपने, एक बार थोड़ा बोल रहे, एक बार पढ़ें क्या लिखा हुआ? सामान्यतः यह देखा गया है कि आय बढ़ने पर मांग की लोच भी बढ़ती है, अर्थात आय और मांग में धनात्मक संबंध होता है। यह केवल सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में है, ब्रैकेट में लिख लेना, सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में, नॉर्मल गुड्स, ये बात ध्यान न रखना, नॉर्मल गुड्स के लिए है ये। अब अगला पॉइंट डालें। घटिया वस्तुओं के संदर्भ में, घटिया वस्तुओं का दूसरा नाम क्या है? गेफिन, ठीक है। घटिया वस्तुओं के संदर्भ में
ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत पूछा जाता है। इन्फीरियर गुड्स या गिफन गुड्स में मांग की आय लोच ऋणात्मक होती है। अब इसको अपन कैसे समझ सकते हैं? ऋणात्मक लोच का मतलब क्या हो? घटिया वस्तुएं। घटिया वस्तुओं मतलब माचिस। मान लो हम आपकी इनकम 5 लाख रुपया हो गई, तो आप बताओ माचिस ही 5 लाख की खरीदोगी कि जितनी लगती थी उतनी ही खरीदेंगे? कहने का तात्पर्य जो घटिया वस्तुएं रहती हैं ना, व्यक्ति फिर वो नहीं खरीदता है, वो फिर नॉर्मल गुड्स पे चला जाता है। मतलब मांग कम हो जाती है। मतलब यदि आय बढ़ती है तो मांग घट जाती है। किस में घटती है? मतलब कैसा संबंध है ये? कैसा संबंध हुआ? धनात्मक की ऋणात्मक? ऋणात्मक। तो लिख लीजिए, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि घटिया, निकृष्ट या गिफन गुड्स में आय और मांग का संबंध ऋणात्मक होता है। बहुत अच्छे से इसको माइंड में सेट कर लेना। कंफ्यूजन होता है, पढ़ा तो ऐसा लगा पढ़ा है तो धनात्मक लग जाता है, ठीक है। लेकिन सामान्य वस्तुओं में के संदर्भ में आय का संबंध मतलब पॉजिटिव ही होता है। इस प्रकार से अपन ने मांग की लोच के सारे एस्पेक्ट कर लिए। अब देखो, हाँ, अब एक चीज़ और बतानी है। ये तो अपनी मांग की आय लोच हो गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अपनी एक और विधि थी। कौन सी विधि थी लोच ज्ञात करने की? ज्योति मैडम, एक और विधि कौन सी थी? एक और लोच ज्ञात करने की 3 विधियां बताई थी। पहली कौन सी थी? पहली कौन सी थी? मांग की कीमत लोच, दूसरा मांग की आय लोच और तीसरा मांग की आड़ी लोच। आड़ी लोच। अब आड़ी लोच हमेशा 2 वस्तुओं के संदर्भ में होता है। लिखो, साइड हेडिंग डालो, मांग की आड़ी लोच। क्यों आज रिकॉर्डिंग तो हो? हाँ। मांग की आड़ी लोच। मांग की आड़ी लोच का संबंध मुख्यतः 2 वस्तुओं से होता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः दो वस्तुएं आती हैं। बताओ कौन कौन सी ऐसी 2 वस्तुएं हैं जो आती हों? पहला लिखो, स्थापन्न वस्तु। स्थापन्न वस्तु ब्रैकेट में लिख लें। स्थापन्न वस्तु में कौन सा वो आ जाएगा? कौन सा उदाहरण फिट है? चाय और कॉफी। इसका मतलब जब क्या हुआ, एक्सप्लेन करें महिमा मैडम। यदि एक चाय की कीमत ज्यादा हो जाएगी तो कॉफी पीने लगेगी। हाँ, तो मतलब क्या होगा, अच्छे से बताना है। देखो, चाय की कीमत आपने कम कर दी, सॉरी कम नहीं की, बढ़ा दी। हाँ, चाय की कीमत ज्यादा करी है, ज्यादा कर दी, तो चाय की कीमत क्या हो गई? कीमत में वृद्धि हो गई। तो उसकी जगह दूसरी वस्तु का उपयोग करने लगे जिसकी कीमत कम थी। कम मतलब वो कॉफी पीने लगा। कॉफी की कीमत क्या हो गई? कम हो गई। सॉरी, काफी कीमत तो वही है, लेकिन उसकी वही है, पर चाय की ज्यादा हो गई। हाँ, तो उसकी मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। किसकी? नहीं, कॉफी की। कॉफी की कीमत बढ़ जाएगी। मतलब इसमें कैसा संबंध हुआ? देखो, कॉफी की कीमत मतलब उसमें धनात्मक संबंध हुआ। कैसा संबंध हुआ? धनात्मक।
अभी इसको बताएंगे। और हाँ, पहली वस्तु कौन सी है? स्थापन्न वस्तु। दूसरी है पूरक वस्तु है। स्थापन्न वस्तु है, पूरक वस्तु है। इसका फॉर्मूला जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, लिखो। मांग की आड़ी लोच बराबर x वस्तु की मात्रा में परिवर्तन की मात्रा प्रतिशत में परिवर्तन। ये फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छे से लर्न करना है। यहाँ पर आ जाएगा y वस्तु की, यहाँ पर मात्रा था, और यहाँ पर y वस्तु की मूल्य की कीमत या मूल्य प्रतिशत में परिवर्तन। ठीक है। ये पीएससी में लास्ट ईयर पूछा था कि आड़ी लोच का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर कैसे याद करना? x वस्तु की मात्रा, y वस्तु का मूल्य, प्रतिशत परिवर्तन जो भी रहता है। ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं ज्योति मैडम? हाँ सर, आ गया। फॉर्मूला क्या है? x वस्तु की मात्रा प्रतिशत में परिवर्तन बटे y वस्तु की कीमत या मूल्य में परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है। अब लिखें इस अगला पॉइंट डाल के, स्थापन्न वस्तुओं में धनात्मक संबंध होता है, और फिर दूसरा पॉइंट डाल के लेंगे, पूरक वस्तुओं में ऋणात्मक संबंध होता है। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। अब जितना अपन ने पढ़ा है ना, इसमें से लगभग आपके 2-3 क्वेश्चन बनते ही हैं। मतलब अभी हमने और बहुत सारी सीरीज़ वगैरह देखी हैं, उनमें से लगभग 3 क्वेश्चन आ रहे हैं हर उसमें पेपर में। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और हम ये सोच रहे हैं कि अपन क्लास 8:45 बजे शुरू करें, जिसमें 8:45 बजे आप लोग कंफर्ट जोन में रहेंगे कि नहीं महिमा मैडम? 9 ही सही है सर, 9:45 जल्दी हो जाएगा, लेट पहुंच पाते ना हम लोग पर। तो क्या है 10 बजे हमें किसी भी तरीके से वाइंड अप करना पड़ेगा क्लास। क्या अच्छा। एमपी का भी पढ़ना है। हाँ, तो जो ज्वाइन हो सकता है वो पढ़ते चलेगा साथ हाँ, साथ। बस ऐसा कर लेते हैं, 8:45 से 9:15 तक, फिर 9:15 से 10 बजे तक। रिकॉर्डिंग तो रहेगी तो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। हाँ, ऐसा कर लेते हैं। हाँ, ठीक है। और PDF भी डालते जाइएगा।